मालूम नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर शर्मा। आज मैं आप लोगों को विज्ञापन लेखन पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। विज्ञापन को हम एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। यह राइटिंग स्किल, जिसको उपयोजित लेखन बोलते हैं, उसका एक अंग है, एक पार्ट है। यह 5 अंकों के लिए परीक्षा में आता है। सबसे पहले हम विज्ञापन क्या है और यह क्यों किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर बताया गया कि जो वर्तमान समय है वो कंपटीशन का युग है और विज्ञापन जो है इस समय में बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पाद की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम अच्छी तरह से हाई लेवल पर अगर हम विज्ञापन करेंगे तो जो हमारी वस्तु होगी, जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, उसका सही ढंग से बिक्री होगा। आज संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, एवं भ्रमण ध्वनि, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, क्रांति के काल में विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है और यहाँ पर कंप्यूटर के युग में जो हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट और मोबाइल हैं, इसके माध्यम से हम विज्ञापन को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, किसी समारोह, किसी शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज के लोगों तक पहुंच जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। विज्ञापन लेखन करते समय निम्न मुद्दों की ओर ध्यान दें। सबसे पहले है कम से कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त हो। इसका मतलब ज़्यादा इसमें जो है पैराग्राफ की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारियां व्यक्त करना हमारा उद्देश्य है। दूसरा है विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना, भाषा शुद्ध हो। जो भी शब्द हम लिखें और जो भी भाषा लिखें वो शुद्ध हो, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। जिस चीज़ का हमें विज्ञापन करना है उसका नाम बोल्ड लेटर में, मोटे हेडिंग में ऊपर होना जरूरी है। विषय के नेक्स्ट पॉइंट, विषय के अनुरूप रोचक शैली हो। अलंकारिक काव्य में प्रभावी शब्द का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाएं। यहाँ पर बताया गया है कि लय युक्त, जिस तरह से कविता का राइमिंग वर्ड होता है उस तरह से अगर कोई लाइन मिलती है तो हमें उसे लिखना चाहिए। और कविता की पंक्तियों के रूप में अगर कुछ होता है, कुछ शब्द प्रभावी ढंग से होते हैं, तो उसे हमें विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि समय समय पर जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनकी रुचि में बदलाव होता है, उनकी आदत में, उनकी पसंद में बदलाव होता है, उनके फैशन में, तो हमें अपनी चीज़ों को उसके अनुसार विज्ञापन में दिखाना चाहिए। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन के बारे में बताया गया कि जो भी चीज़, उत्पाद का मतलब यहाँ पर जो भी हम चीज़ें, वस्तु को बेचना चाहते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, उसका भी महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ 20 रुपये में है या 50 रुपये में है तो उसका दाम कम करके हम विज्ञापन में दिखाते हैं। यह जरूरी नहीं है। आप अपनी चीज़ों का दाम जो ले रहे हैं उसे विज्ञापन में उसकी गुणवत्ता के बारे में भी बता सकते हैं। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क, दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, आवश्यक है। यहाँ पर लेखक बताया गया है कि विज्ञापन में संपर्क कहाँ पर कांटेक्ट करना है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, इन चीज़ों का लिखा होना चाहिए। विज्ञापन केवल पेन से लिखें।
पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं है। पेंसिल स्केच पेन का उपयोग न करें। चित्र डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को लिखने से बचना चाहिए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण जिस तरह से परीक्षा में आता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर बताया गया एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। यहाँ पर बताया गया कि जो एटीएम जिससे पैसा निकाला जाता है उसके सिक्योरिटी के लिए एक सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। यहाँ पर इस विज्ञापन में कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कालावधि। कालावधि मतलब कितने समय के लिए उसका कालावधि, मतलब कितने घंटे के लिए उसकी ड्यूटी होगी। नीचे दिया गया कि संपर्क, किससे संपर्क करना है। इधर दिया गया आय सीमा मतलब एज कितना होना चाहिए उस एटीएम सुरक्षा रक्षक की, और उसकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी कितनी होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट उसमें जरूर दर्शाया जाए। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि जो भी विज्ञापन लिखा जाए उसका बॉर्डर लाइन सबसे पहले बनाना जरूरी है, और जो आपके सामने दिख रहा है इस तरह से आपको लिखने की आवश्यकता है। जैसे पहले लिखा गया, आवश्यकता है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएशन कम से कम बीए बीएससी इस तरह से पास होना चाहिए। कार्य का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक 8 घंटे ड्यूटी है। संपर्क करें एटीएम सर्विस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। दूसरा है उदाहरण, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। जिसमें छाते का विज्ञापन करना है, जिसका नाम है, छाते के लिए एक नया नाम दिए है, सिरमौर छाते। सिरमौर का मतलब यहाँ पर छाते के लिए जो सिरमौर वर्ड प्रयोग किया गया है, जिस तरह से हम जब चलते हैं तो हम भीगते हैं तो हमारे सिर पर एक मोर मुकुट के समान वो छाता काम करता है। अभी छाते की विशेषता क्या है वो इसमें बताया गया है। बरसात से सुरक्षा, ये जो छाता है बरसात से हमें बचाता है। दूसरा, ये छाते की विशेषता है मजबूत है, हवा तूफान आने पर यह टूटेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका है धूप से रक्षा। अगर बरसात में आप इसको प्रयोग नहीं करते हो तो धूप से भी हमें यह बचाता है। और यह छाता जो सिरमौर छाता है ये रंग बिरंगे हैं, कलरफुल है। आइए सबसे पहले इस पर लाइन दिया गया कि धूप ना सताए बरसात से बचाए। इसका मतलब यह छाता धूप और बरसात दोनों के लिए उपयोगी है। सिर पर सवार रहे और छत्र बन जाए, यह हमेशा सिर पर सवार रहता है और अपने लिए छत्र बन जाए। अपने लिए एक छत्र मतलब एक सुरक्षा के लिए, हमारे सिर पर हमारी सुरक्षा के लिए ये एक तरह छत की तरह काम करता है। छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए। ये छत्र बन जाए हमारे लिए, जिस तरह से रहने के लिए घर होता है, हमें धूप और छाँव से बचाता है, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ये छतरी भी कहलाता है और छाता भी कहलाता है। इस छाते को लगाकर सभी इतराएं। ये छाता इतना अच्छा है कि इसे लगाने के बाद लोग जो है इठलाते हैं। सुंदर रंग बिरंगे मजबूत और सदाबहार सभी सीजन में काम आने वाला छाता सर्वत्र उपलब्ध, सभी जगह पर मिल सकता है। वाजिब दाम और चोखा काम। इसका दाम जो है बहुत ठीक है और सही ढंग से काम करता है। थैंक यू। Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi grammar वाक शुद्धिकरण। वाक शुद्धिकरण
ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विद्यार्थी वाक्य को सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, उसके लिए वाक् शुद्धिकरण का महत्व होता है। वाक् शुद्धिकरण में सबसे पहले जानने की बात यह है कि वाक्य लिखते समय विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनका शुद्ध रूप दिया गया है। सबसे पहले वाक्य में सर्वनाम की गलतियों का प्रयोग होता है, उसको हम ध्यान से देखें। जैसे मैं मेरा काम करता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। अभी इसका शुद्ध वाक्य है मैं अपना काम करता हूँ। दूसरा है हमारे को भी वह बात बताओ, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है मुझे भी वह बात बताओ। तीसरा है तुम तुम्हारे घर जाओ, शुद्ध वाक्य है तुम अपने घर जाओ। यहाँ पर सर्वनाम में क्या गलतियाँ हैं आपको शुद्ध वाक्य में रेखांकित किया गया है। अब आता है विशेषण का गलत प्रयोग। पहले टेबल में जो 4 सेंटेंस दिए गए वो अशुद्ध वाक्य हैं, और जहाँ पर रेखांकित किए गए दूसरे पार्ट में ये शुद्ध वाक्य हैं। आइए ध्यान से देखें। इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियाँ हैं। शुद्ध वाक्य है इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियाँ हैं। दूसरा सेंटेंस है सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य दिया गया गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। तीसरा हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध वाक्य दिया गया हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। चौथा है हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। शुद्ध वाक्य है हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं उसमें विशेषण में क्या गलतियाँ हैं दूसरे टेबल में आपको दिखाए गए जो अंडरलाइन रेखांकित शब्द हैं वो शुद्ध करके बताए गए हैं। वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे आप जानते हो एक वचन बहुवचन। आइए पहला है गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध वाक्य में दिया गया गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। दूसरा है पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। दूसरा है पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। इस तरह से पहले वाले में अनेक और यहाँ पुस्तकों का ढेर, ये वचन के प्रयोग के नाते से ये अशुद्धियाँ दूर की गई और जो अंडरलाइन किए गए हैं वो शुद्ध हैं। वाक्य रचना दोष, मतलब वाक्य बनाते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर दिया गया मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। दूसरा है सिरचन को चटोर भी समझते हैं लोग। शुद्ध वाक्य है सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तीसरा है अशुद्ध वाक्य रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण बहुत ज्ञानी था। चौथा है मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। उसका शुद्ध वाक्य है मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। पांचवा सेंटेंस है लड़कियों को अधिक ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पांचवा शुद्ध वाक्य बताया गया कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi grammar, मुहावरे। मुहावरे का अर्थ और अवधारणा। वस्तुतः मुहावरा अरबी भाषा का मूल शब्द है। यह संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है अभ्यास होना। इसे अरबी लिपि में मुहावरा लिखते हैं जो हिंदी में मुहावरा हो जाता है। इसे अंग्रेजी में इडियम्स कहा जाता है। ऐसा प्रयोग अथवा वाक्यांश जो लक्षण अथवा व्यंजन से सिद्ध हो और एक ही भाषा में प्रयुक्त होकर प्रकट अर्थ से भिन्न
अथवा विलक्षण अर्थ दे मुहावरा कहलाता है। किन्हीं प्रसंगों में मुहावरों का अर्थ व्यंग्यिक या व्यंग्यात्मक भी निकलता है, अर्थात कुछ मुहावरे में अगर हम उसका शब्दों में वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो उसका व्यंग्य भी अर्थ निकलता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, काठ का उल्लू। इसका अर्थ यह नहीं है कि लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है, बल्कि इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू मूर्ख काठ का है वह हमारे किस काम का है, उसमें सजीवता तो नहीं है। इस प्रकार हम इसका अर्थ लेते हैं महामूर्ख से, अर्थात काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। मुहावरे के अर्थ के बारे में एक परिभाषा है जो श्यामचंद कपूर ने कहा है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्रायः क्रिया का काम देता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के लक्षण और विशेषताएं। इन दी गई परिभाषाओं के आधार पर मुहावरे के निम्नलिखित लक्षण सिद्ध होते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। वाक्यांश का सामान्य अर्थ विशेष महत्व का नहीं होता। वाक्यांश का प्रयोग किसी भी विलक्षण, लाक्षणिक, विशेष अथवा व्यंग्यार्थों को व्यक्त करने में होता है। मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती है जिन्हें ध्यान में रखकर इनका सही प्रयोग किया जाता है। वह विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मुहावरे कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते। दूसरा दिया गया, मुहावरे का सामान्य अर्थ न निकालकर विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। जैसे आपने पिछले मुहावरे में देखा, काठ का उल्लू, जिसका अर्थ था महामूर्ख। नेक्स्ट आपका है, मुहावरे समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं के निर्माण में सहायक होते हैं। मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता, बल्कि वाक्य में प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे के साथ जुड़े शब्द कभी बदले नहीं जाते हैं। मुहावरा और कहावत में अंतर। मुहावरा और कहावत में इस टेबल के आधार पर आप देखेंगे कि मुहावरे और कहावतों में क्या अंतर है। कुछ लोग मुहावरे और कहावतों को एक जैसा मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट में इस तरह से दिखाया है। सबसे पहले आप देखेंगे मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि कहावत एक वाक्य होता है। अर्थात मुहावरा वाक्य का एक पार्ट होता है, अंश होता है, टुकड़ा होता है, और कहावत एक वाक्य होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया मुहावरा एक स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, जबकि कहावत का स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। मुहावरा में उद्देश्य विधेय का बंधन नहीं होता, लेकिन अर्थ की स्पष्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मुहावरा का संबंध फल से नहीं होता, कहावत का संबंध फल से होता है। मुहावरा चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडन करता है। कहावत कथन के खंडन, मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करता है। मुहावरा किसी बात को कहने का तरीका अथवा पद्धति है। कहावत उस कथन को व्यक्त किए गए विचार अथवा अनुभव का मूल है। मुहावरा में काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। कहावत में उसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मुहावरा का प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। कहावत का प्रयोग प्रायः अन्योक्त अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। मुहावरा में के अंत में बहुधा अक्सर न आता है, जैसे अंक लगना। दूसरा है आमचूर हो जाना। कहावत में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सब कुछ सामान्य रहता है। थैंक यू।